सारे विषयों पर बात करनी है और सबसे पहले अध्याय की बात करेंगे, क्योंकि छात्रों के मुद्दे पर राहुल अखिलेश केजरीवाल का नया हमला। पीएम मोदी ने क्या जवाब दिया है आज आपको बताऊंगा। सरकार संसद में चर्चा के लिए बुला रही, लेकिन फिर पलट गए राहुल। अब क्या नई शर्त रख दी है। कांग्रेस बोल पाई तो अखिलेश नाराज, उधर केजरीवाल राहुल अलग भिड़े हुए हैं। ऐसी पॉलिटिक्स का अध्याय जो आपने देखा ना होगा। सबसे पहले उसकी बात देखिए, छात्रों के मुद्दे को हाईजैक करने की इस वक्त होड़ लगी है और उसमें अब धरना खेल रहे हैं सब। कल राहुल गांधी ने धरना दिया, अखिलेश यादव ने धरना दिया, केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे दौड़े दौड़े कि हेलो मैं भी हूं। आज इंडी गठबंधन के सांसद सोनम वांगचुक जिस अस्पताल में भर्ती हैं वहां पहुंच गए, वहां पर धरना देने लगे। आप देखिए कि सरकार क्या कर रही है। वो कॉकरोच पार्टी से बात कर रही है। सोनम वांगचुक का हाल जानने के लिए अस्पताल भेजे जा रहे हैं लोग। इंडी गठबंधन के लोगों को बुला रही है, संसद में चर्चा करने के लिए कह रही है। लेकिन पॉलिटिक्स का लेवल इस वक्त ऐसा हो रखा है कि बार बार ये लोग अपनी बात से ही पलट जा रहे हैं। बार बार नई नई शर्तें रख दी जा रही हैं। अच्छा ये कीजिएगा तो नहीं पहले ये कीजिए, ये कीजिएगा तो नहीं पहले वो कीजिए। इंडी गठबंधन वाले ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ये दिख रहा है कि छात्रों का मुद्दा तो गर्म होता जा रहा है। अभी जब तक जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी वाले बैठे थे, कॉकरोच पार्टी वाले खुद कहते थे कि कोई आ ही नहीं रहा, पब्लिक साथ ही नहीं दे रही, कोई नेता नहीं आ रहा, कोई एग्जिट रूट दीजिए सम्मानजनक, ये कहते थे वो लोग, कोई एक ऑल्टरनेट तो दीजिए। लेकिन जैसे ही संसद का सत्र शुरू होने वाला था, सब पहुंचने लगे, वहां पर फिर भीड़ भी आने लगी। एक दिन जो है वो इस तरह का प्रदर्शन हुआ और सबको लगा कि अरे बॉस ये तो मुद्दा बन सकता है। जंतर मंतर पर 2 दिन पहले इतना बवाल हुआ और उसके बावजूद वहां पर भीड़ अभी कम नहीं हुई है। इंडी गठबंधन वालों को लग रहा है कि यही मौका है जब वो ये मुद्दा उठाकर नरेंद्र मोदी को घेर सकते हैं और इस चक्कर में ये आपस में भी भिड़ जा रहे हैं। कल केजरीवाल और राहुल गांधी भिड़ गए थे। आज संसद में ऐसा दिखा कि कांग्रेस और अखिलेश में जो है वो मेल नहीं हो पा रहा है। इस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है जो आपने कभी देखी नहीं होगी। उधर राहुल गांधी भी चर्चा में बने रहने पर पूरा जोर लगा रहे हैं बॉस। कल धरने के बाद आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें वही सब बातें की जो पहले करते आए। संसद में अखिलेश यादव ने भी सरकार पर हमला बोल दिया। उधर केजरीवाल अलग लगे पड़े हैं। आज पीएम मोदी ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल को क्या जवाब दिया आपको बताऊंगा। पूरी पॉलिटिक्स क्या हुई है दिखाऊंगा। राहुल गांधी क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या हो रहा है, सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं, सब दिखाऊं। उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। The government is actually in panic. They were doing yesterday with us is a panic reaction. मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे। तो कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम चर्चा के लिए शुरू से तैयार हैं। देखिए, कल तक इंडी गठबंधन वालों ने हल्ला मचाया हुआ था कि संसद में छात्रों के मुद्दे की चर्चा करो। भाई राहुल गांधी यही तो कह रहे थे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब सड़क पर पहुंच गए थे पीएम के घर के बाहर, क्योंकि सरकार संसद में चर्चा नहीं करा रही, वो कह रहे थे। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि अरे हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप आओ तो। फिर भी अभी ये हंगामे वाली पॉलिटिक्स जो है वो खत्म नहीं हुई। आप देखिए कि आज भी संसद में हंगामा ही हुआ। पेपर लीक के मुद्दे पर आज भी संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर रहा था। सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में यही हाल था। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष चर्चा चाह रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चर्चा तो होनी चाहिए, विपक्ष को सवाल उठाने चाहिए। प्रॉब्लम यहां है कि सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष कह रहा है चर्चा कराइए।
अरे बॉस, आप कह रहे हैं चर्चा कराइए, वो कह रहे हैं हम चर्चा कराने को तैयार हैं, बताइए कितनी देर की करा दें। लेकिन चर्चा नहीं हो रही क्योंकि विपक्ष जो है वो हंगामा करके निकल जाता है। संसद के बाहर भी विपक्षी सांसदों ने जमकर प्रोटेस्ट किया, हाथों में बैनर तख्तियां लेकर इंडी गठबंधन के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। फुल ऑन माहौल बना, सरकार को घेरा गया। विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद में आज कोई काम नहीं हो पाया। और मैं बार बार कह रहा हूं, यह सब तब हो रहा है जब सरकार खुद चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने कहा कि नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए वो तैयार है, सदन के अंदर चर्चा करिए, और इसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। पेपर लीक पर क्या कदम उठाए गए, सरकार इसकी भी जानकारी देगी। चर्चा का समय, कितनी देर चर्चा करनी है, यह विपक्ष तय कर ले। सरकार कह रही है हम नहीं बोलेंगे कि चलिए 2 घंटे करो, 4 घंटे, आप ही बता दो, जितने घंटे बोलोगे उतने घंटे चर्चा करेंगे पेपर लीक पर। सरकार हर तरह की डिबेट के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार कह रही कि हम तो चाहते हैं कि सबसे पहले नीट के मुद्दे पे ही चर्चा हो, यानी सरकार चर्चा की बात मान रही है, फिर भी इंडी वाले हंगामा कर रहे हैं। गजब ही हो रखा है। आज संसद में केंद्रीय मंत्री नड्डा जी ने क्या कहा, एक बार सुनिए। किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। जब सरकार कह रही है कि चर्चा के लिए तैयार हैं, तो हंगामा हो क्यों रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा। हंगामा दरअसल इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडी गठबंधन वाले अपनी डिमांड बदल दे रहे हैं। पहले सिर्फ चर्चा के लिए हंगामा हो रहा था, सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई तो डिमांड बदल दी गई। अब कांग्रेस कह रही कि ना पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाइए, चर्चा तो उसके बाद होगी। सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। रूल्स 267 के तहत यहां पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहां नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए। अच्छा एक बात बताइए, अगर शिक्षा मंत्री ने चर्चा शुरू होने के पहले ही इस्तीफा दे दिया तो फिर आप चर्चा कीजिएगा क्या? आप तो कह रहे हैं कि भाई शिक्षा मंत्री कुछ कर नहीं पाए, उनका इस्तीफा होना चाहिए। शिक्षा मंत्री कहेंगे ठीक है मैंने कुछ नहीं किया, इस्तीफा दे दिया, तो फिर चर्चा के लिए बचा क्या? फिर तो मान लिया गया कि कुछ नहीं हुआ। विपक्ष कह रहा है कि शिक्षा मंत्री फेल, सरकार कह रही है कि हम पूरा जोर लगाए हुए हैं इस तंत्र को ठीक करने के लिए। वो चर्चा कर लीजिए और उसके बाद कहिए कि नहीं हमको नहीं लग रहा है कि आप कुछ कर पा रहे हैं, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दीजिए। यहां कहानी उल्टी चल रही है, पहले शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे तब चर्चा होगी। यानी कांग्रेस लगातार गोल पोस्ट बदल दे रही है, अपनी बात बोलती है फिर मुकर जाती है, नई नई डिमांड लेकर आ जाती है। आज राहुल गांधी ने खुद कहा कि वो इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे, स्पीकर से मुलाकात करके चर्चा कराने की मांग भी की थी, लेकिन सरकार ने उसे नजरअंदाज कर दिया था, इसलिए पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठना पड़ा था। तो भाई अब जब कह रहे हैं कि चर्चा कीजिए तो आप चर्चा के लिए गोल पोस्ट चेंज कर दिए। सुनिए राहुल गांधी क्या कहें। प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से पहले ऑपोजिशन स्पीकर के पास गए, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए और हमने स्पीकर से कहा देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, मीनिंग इट इज नॉट स्पीकर डिसीजन, इट इज सरकार डिसीजन। ठीक है पूछिए, पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं, पूरी इशू को इग्नोर कर दिया। यानी राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि पीएम के घर के बाहर धरना चर्चा कराने के लिए किया। अब सरकार कह रही है चर्चा के लिए तैयार हैं, तो कह रहे हैं पहले इस्तीफा दिलाइए। दरअसल कांग्रेस इस मुद्दे को थोड़ा लंबा खींचना चाहती है, क्योंकि जितना पेपर लीक पर हंगामा होगा उतना राहुल गांधी भी लाइमलाइट में रहेंगे, क्योंकि कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट से पहले से राहुल गांधी पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं। बीच में वो चले गए छुट्टी पे, इतने दिन कॉकरोच पार्टी का माहौल बन गया और लगातार सरकार पर वो हमले बोल रहे थे, लेकिन अब चर्चा ऐसी हो रही है जैसे कॉकरोच पार्टी ने सारा मुद्दा उठाया। इसलिए कांग्रेस पार्टी बार बार गोल पोस्ट बदलकर यह दिखाना चाह रही है कि हम सरकार पर दबाव बना रहे हैं। ये लोग तो चाहते नहीं चर्चा हो। आप खुद देखिए कि कल राहुल गांधी ने धरना प्रदर्शन किया,
आज काले कपड़े पहनकर संसद पहुंच गए। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं, लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ, जीरो। देखिए, कांग्रेस माहौल बना रही है। चर्चा से पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी कर रही है, जबकि इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी का स्टैंड अलग दिख रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यह छात्रों का मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो कभी भी हो सकता है, यानी अखिलेश यादव चर्चा के पक्ष में है। पहले इस्तीफा दो तभी चर्चा होगी, यह अखिलेश यादव नहीं कह रहे हैं। सुनिए एक बार उनको। छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहां पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? यानी अखिलेश यादव चर्चा की राह पर चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी अलग लाइन पकड़े हुए हैं। आज संसद में बहस के दौरान अखिलेश यादव गुस्सा भी गए। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के सदस्यों को तो बोलने का मौका मिल रहा है, उनको नहीं बोलने दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि क्या आप दोनों यानी बीजेपी और कांग्रेस में समझौता हो गया है क्या? यानी जो कल केजरीवाल के लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी जो है उनको बीजेपी के लोगों ने पीएम के घर के बाहर धरना करने के लिए बोला है और वो बैठ गए हैं, आज उसी तरह की बात अखिलेश यादव ने कह दी कि बीजेपी कांग्रेस का समझौता हो गया क्या, कि बीजेपी बोली, कांग्रेस बोली और खत्म मामला, इन लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। सुनिए एक बार। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है। ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अखिलेश यादव फुल फायर हो गए बॉस कि भाई हमको नहीं बोलने दे रहे हैं। कांग्रेस बोली, बीजेपी बोली, सेटिंग हो गई क्या? दरअसल हर विपक्षी दल इस कोशिश में है कि कैसे वो अपने आप को छात्रों के साथ जुड़ा हुआ दिखाए। अच्छा, अखिलेश यादव, उनकी पत्नी सांसद जो हैं डिंपल यादव, वो लोग छात्रों के मुद्दे को उठा भी रहे हैं। डिंपल यादव तो उस दिन प्रोटेस्ट में भी छात्रों की मदद कर रही थी, तो भाई उनको लगेगा ही कि मुझे क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा। देखिए, कल से यही सब चल रहा है, जब केजरीवाल और कांग्रेस भी एक दूसरे पर हमलावर थे कि छात्रों का सबसे बड़ा हितैषी कौन है, इस लड़ाई को कौन लेकर चल रहा है, इसको साबित किया जाए। केजरीवाल ने छात्रों को कानूनी मदद का भरोसा दिया, तो कांग्रेस ने भी अपनी लीगल टीम को मदद के लिए एक्टिवेट कर दिया। केजरीवाल थानों में जाकर छात्रों से मिल रहे हैं, तो राहुल गांधी ने पीएम आवास के बाहर धरना दिया। अब केजरीवाल विपक्षी खेमे में से ही अपना सपोर्ट खोज रहे हैं। केजरीवाल ने आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर ली। दिल्ली में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा हुई। केजरीवाल ने कहा कि सरकार को हमारी शर्तें माननी चाहिए। कल दिन में जंतर मंतर मैं गया था, रात को उद्धव ठाकरे जी गए थे और वहाँ पे लोगों से मिल के आए, उनके नेतृत्व से मिल के आए। सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। ऐसा भी क्या है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? कितने मंत्री बदलते हैं, कितनी बार मंत्री बदलते हैं? शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और एग्जामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। इस्तीफा वो केजरीवाल मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या है, इस्तीफा देने में क्या ही है, जो अरविंद केजरीवाल खुद जेल में रहते हुए इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। इनके खुद के शिक्षा मंत्री जेल चले गए थे, वो भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे। जो जेल में रह के इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, वो आज पूछ रहे हैं कि इस्तीफा देने में है ही क्या। यानी इंडी गठबंधन में अलग ही खेल चल रहा है। अब साफ साफ दो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, एक तरफ वो नेता जो जंतर मंतर गए और दूसरी तरफ वो नेता जो जंतर मंतर नहीं गए। पूरा एकदम दो फाड़ दिख रहा है। विपक्षी खेमे में कैसा खेल चल रहा है आप देखिए। केजरीवाल ने कहा कि वो और उद्धव ठाकरे जंतर मंतर गए। ये इनडायरेक्ट तौर पर राहुल गांधी पर निशाना है कि वो तो गए नहीं जंतर मंतर। संसद में कांग्रेस को बोलने का मौका मिला तो अखिलेश यादव नाराज हो गए, कहा कि ये कांग्रेस और सत्ता पक्ष ने समझौता कर लिया। इधर राहुल गांधी खुद को पेपर लीक का मुद्दा सबसे पहले उठाने वाले के तौर पर दिखा रहे हैं।
अपनी मांग अलग से रख रहे हैं। यानी इस आंदोलन में अलग अलग मोर्चे खुले हुए हैं, लेकिन विपक्ष का सारा हंगामा और राजनीति अपने राज्यों में शांत हो जाता है। जो केजरीवाल दिल्ली में छात्रों पर अत्याचार के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं कि उनको पंजाब नहीं दिख रहा। स्वाति मालीवाल ने पंजाब में पेपर लीक होने का आरोप लगाया। स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट करके वीडियो शेयर कर दिया और कहा कि पंजाब में फार्मेसी एग्जाम में बड़े स्तर पर चीटिंग हुई, पैसे लेकर कैमरा, पेन, ब्लूटूथ डिवाइसेस के जरिए चीटिंग करवाई गई। केजरीवाल इस पर क्यों खामोश हैं, वो पूछ रही हैं। इसी तरह से स्वाति मालीवाल ने एक और वीडियो शेयर किया जिसमें पंजाब पुलिस युवाओं पर लाठीचार्ज कर रही है। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि पटियाला में प्रोटेस्ट कर रहे आईटीआई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज हुआ। इन तस्वीरों के आधार पर केजरीवाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि पंजाब में छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, तब आप काहे चुप है बॉस? पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? इसी तरह से कांग्रेस नेताओं के पुराने बयान भी लोग शेयर कर रहे हैं। राजस्थान में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा रहा है। अशोक गहलोत की जब सरकार होती थी कांग्रेस की, उस समय भी पेपर लीक होते थे राजस्थान में। तब प्रियंका वाड्रा खुद कहती थी कि पेपर लीक देश भर की समस्या है। आज जब पीएम मोदी यही बात कहते हैं तो इंडी वाले इस बात पर हंगामा मचा रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो पेपर लीक नहीं रोक पा रही। लेकिन जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहां प्रियंका वाड्रा को जवाब देना पड़ रहा था कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, तो वो उसको डिफेंड करती थी प्रियंका वाड्रा कि भाई वहां पर तुम देखो, ये तो देश भर का मुद्दा है, सबको मिलकर करना होगा, इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आज सब बात भूल गई। सुनिए प्रियंका वाड्रा का पुराना बयान जो वायरल हो रहा है। आपको मालूम है पेपर लीक की बड़ी समस्या है। गहलोत जी भी जानते हैं कि राजस्थान में भी पेपर लीक हुए थे और ये एक बड़ी समस्या पूरे देश में है, सिर्फ एक प्रदेश की समस्या नहीं है। और बहुत इसको रुकवाने की कोशिश चाहे कितना भी की होगी गहलोत जी ने, लेकिन फिर भी बार बार ये हो रहा था। प्रियंका वाड्रा खुद कह रही हैं कि मुख्यमंत्री रहे उस वक्त के गहलोत जी बहुत प्रयास किए पेपर लीक रोकने का, लेकिन रोक नहीं पा रहे। क्यों भाई? राहुल गांधी के पास तो कोई फॉर्मूला है जिससे वो कह रहे हैं कि एकदम ये सरकार जो है केंद्र की गड़बड़ कर रही है, वरना वो होते तो सब ठीक कर देते। तो राजस्थान में काहे नहीं कर पाए थे? इसी तरह से समाजवादी पार्टी की राजनीति पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। आज पेपर लीक पर समाजवादी पार्टी हंगामा कर रही है, लेकिन ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने 1992 में उत्तर प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून का विरोध किया था। लोग याद दिला रहे हैं कि 1992 में यूपी की कल्याण सिंह सरकार सख्त नकल विरोधी कानून यूपी में लाई थी, उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992। इस कानून का मकसद पेपर लीक और नकल को रोकना था। उस समय उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। तब मुलायम सिंह यादव ने इस कानून का विरोध किया था। मुलायम सिंह ने कहा था कि उनकी सरकार बनी तो कानून वापस लेंगे, नकल रोकने वाला कानून वापस लेंगे। यानी जब नकल और पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया गया था यूपी में, तो उसके विरोध में समाजवादी पार्टी उतर गई थी। मुलायम सिंह यादव ने तो उस समय संसद तक में इसे काला कानून बताया था। सुनिए मुलायम सिंह यादव का पुराना बयान। गंभीर मामला है कि जब कहीं एग्जामिनेशन होता है तो दफा 44 लगती है, लाउडस्पीकर बंद कर दिया जाता है। उसी में इम्तिहान हो रहा था, एक मिनिस्टर ने जबरदस्ती हेलीकॉप्टर उतार दिया, सारे छात्रों की कॉपी उड़ गई, पर्चे उड़ गए और पूरी धूल काली के अंदर प्रवेश कर गई। नतीजा ये हुआ कि कुछ उत्तेजित लड़के हुए, नारे दिए, ये सच्चाई है। उसके बाद वहां के खुद एसपी ने लड़कों को पीटा और पीट के बंद कर दिया। आज उनके पेपर हैं, 15 साल के छात्राएं भी हैं और उनकी पिटाई की गई, घायल भी हुए। अध्यक्ष महोदय, आज उन दोनों लड़कों के इम्तिहान हैं आज, और अगर निर्दोष लड़के हैं तो उनका आज का इम्तिहान है, उसका पेपर है, तो उनको तो फेल कर दिया गया। वैसे ही अब उन लड़कों का पेपर है और इस काला नकल विरोधी कानून के सामने हम आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, हिंदुस्तान का नौजवान, प्रदेश का नौजवान नकल ऐसे काले कानून का विरोध करेगा। यानी सबको आज की डेट में अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से छात्रों के साथ दिखना तो है, लेकिन वो खुद अपने जमाने में या अपनी सरकारों में क्या कर चुके हैं, यह आज की डेट में सवाल खड़ा हो रहा है। सबको क्रेडिट चाहिए, लेकिन छात्रों के साथ असल में है कौन? शिक्षा व्यवस्था में क्या चेंज हो, कैसा चेंज हो, इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? उल्टा राहुल गांधी तो एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी का ठीकरा पूरा का पूरा मोदी सरकार पे फोड़ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले भारत का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे अच्छे एजुकेशन सिस्टम में से एक था, लेकिन अब जाके रिग्ड हो गया है। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर इसका भी फैक्ट बताता हूं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था एज ए ग्रेट एजुकेशन सिस्टम,
वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। कितना रिग्ड है वो किसी को नहीं मालूम। हालांकि राहुल गांधी देश में हर गड़बड़ी के लिए मोदी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी अभी नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस देश का एजुकेशन सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है, क्या वो सही है? ये सब पहले कैसा था उसके बारे में भी आपको बताता हूं। 2008 में यूपीए की सरकार थी। विश्व बैंक ने भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली को पुरानी बताया था। 2009 में विश्व बैंक ने माध्यमिक स्कूलों की गुणवत्ता को चिंताजनक रूप से कम बताया था। 2011 में विश्व बैंक ने माध्यमिक शिक्षा को भारत की मुख्य बाधा बताया था। 2011 में ही विश्व बैंक ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में गंभीर कमियां पाई थी। 2013-14 में यूनेस्को ने कहा था कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा अनपढ़ वयस्क आबादी है। राहुल गांधी छात्रों का मुद्दा उठाएं, यह बहुत जरूरी है, लेकिन सही फैक्ट्स के साथ उठाएं और सिस्टम को सुधारने के मकसद से उठाएं। सिर्फ पॉलिटिक्स करने के मकसद से करेंगे तो ये बातें जो हैं वो याद दिलानी पड़ जाती है। राहुल गांधी और विपक्ष को यह समझना चाहिए कि यह वक्त मेरा तेरा करने का नहीं है। भारत में शिक्षा व्यवस्था पहले से गड़बड़ रही है, उसमें कमियां रही हैं और आज भी इस पर सवाल उठ रहे हैं, छात्र आवाज उठा रहे हैं। तो बीजेपी को भी यह नहीं कह देना चाहिए सब ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब है, सब ठीक हो। सब ठीक नहीं हुआ है, फर्क पड़ रहा है। और इसीलिए पीएम को कहना पड़ा कि भाई इस पूरे सिस्टम को आइए मिलकर ठीक करते हैं। राजनीति अपनी जगह है, सॉल्यूशन क्या होगा इस पर फोकस होना चाहिए। यानी भारत की शिक्षा व्यवस्था में कमियां आज नहीं पहले से चली आ रही है। और मोदी सरकार में जिन पेपर लीक की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उनमें से कई पेपर लीक ममता, गहलोत, सोरेन, अखिलेश यादव, उद्धव, तेजस्वी लेफ्ट की सरकारों में हुए। यानी पेपर लीक के खिलाफ काम करना सभी की जिम्मेदारी है। बहुत लोगों को लगता है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, कि धर्मेंद्र प्रधान के राज में उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए कई ऐसी चीजें हुई हैं जिससे छात्रों को नुकसान हुआ। उनका इस्तीफा क्यों नहीं हो जाना चाहिए, यह सवाल है। लेकिन फैक्ट यह भी है कि पेपर लीक से सबसे ज्यादा छात्र और उनके परिवार वाले प्रभावित होते हैं और वो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर पेपर लीक अलग अलग पार्टियों के राज में भी हुए हैं। अगर मैं आपको एक पूरा आंकड़ा बताऊं कि पेपर लीक की यह समस्या कितनी बड़ी है, अगर आप इसको देखेंगे, पेपर लीक, और यह आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं 2005 से लेकर 2026, यानी यूपीए के जमाने से लेकर आज तक 21 साल। अगर आप देखेंगे इस 21 साल में कुल पेपर लीक, इसी में कैंसिल भी मिला दें और इसी में चीटिंग भी मिला दें कि भाई चीटिंग के मामले जो सामने आए, जो डेटा मिलता है, ऐसे 220 बड़े मामले दिखते हैं जो कि इस देश भर में पिछले 21 सालों में आए हैं सामने। प्रभावित राज्य कितने रहे हैं बॉस जहां पर यह सब हुआ? क्या एक जगह हो रहा था, दो जगह हो रहा था? देश के 21 राज्य बॉस इससे प्रभावित रहे। और छात्र कितने प्रभावित हुए? अगर आप उसका आंकड़ा देखिएगा, छात्र प्रभावित पेपर लीक से इन 21 सालों में जो इतने सारे पेपर लीक के मामले हुए, 9 से 10 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं। किससे? पेपर लीक से। पिछले 21 सालों में बॉस 9 से 10 करोड़, इतना बड़ा आंकड़ा है छात्रों का। तो पेपर लीक एक गंभीर समस्या है बॉस। शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियां पहले भी थीं, आज भी हैं, और इसको दूर करने के लिए मिलकर काम कीजिए बॉस। मैं मुद्दा उठा रहा हूं, तुम नहीं उठा रहे, तुम उठा रहे हो, मैं नहीं उठा रहा, हम दोनों उठा रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही। सरकार सब कर तो रही है, तुम लोग पूछ क्या रहे हो? यह हिसाब करते रहिएगा। एक का इस्तीफा लीजिएगा, दूसरा आएगा, सिस्टम ठीक है नहीं है, क्या कर लीजिएगा? मेरा तेरा करने से काम नहीं चलेगा, सभी को गंभीर होकर इस पर काम करना पड़ेगा। इतने गंभीर मुद्दे पर, छात्रों से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष में ही खींचतान चल रही है। दूसरी तरफ आज एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी टेंशन में होंगे। आज शरद पवार और सुप्रिया सुले पीएम मोदी से मिल लिए। खास बात यह है कि शरद पवार और सुप्रिया सुले कल ही जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों से मिलकर आए थे। पीएम मोदी ने बड़े गर्मजोशी के साथ शरद पवार का स्वागत किया। करीब 20 मिनट मुलाकात चली।
इस दौरान क्या बात हुई इसकी तो जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन पीएम मोदी से शरद पवार की मुलाकात के बाद कयासों का दौर शुरू हो गया। अब आगे क्या होगा देखिए क्या होता है, लेकिन हमारे लिए आगे पाठशाला में अगले अध्याय का वक्त हो गया है। इधर पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन उधर कॉकरोच आंदोलन में हाईजैकर्स घुस गए हैं क्या? गजब गदर कट गया, तगड़ा एक्शन होने वाला है क्या? क्या पुलिस वाले, क्या पत्रकार, सबको मारती पीटती खून की प्यासी भीड़ को किसने भेजा है? छात्रों पर दिल्ली पुलिस के एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो क्या गजब हो गया। अब इसका अध्याय देखिए। कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में एक तरफ तो वो लोग हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं वहां पर, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो गदर काटे हुए हैं। और इस सरकार के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है कि उन जेन्युइन छात्रों के बीच ये जो हाईजैकर्स घुस गए हैं, जो इस आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं, इसका माइलेज लेना चाहते हैं, उनको आप अलग अलग तो कैसे कीजिएगा? कोई आई कार्ड तो है नहीं कि हाँ ये छात्र है, ये हाईजैकर है जो ये आंदोलन हाईजैक करके मारपीट कर रहा है, ये तो आप कैसे पता लगाइएगा? और एक्शन लीजिएगा तो लगेगा कि छात्र पे हो रहा है। ये इस सरकार का बड़ा चैलेंज बन गया है। और इसलिए सवाल है कि आखिर ये लोग हैं कौन जो पुलिस वालों को पीट दे रहे हैं, मीडिया को पीट रहे हैं, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली पे गाली दिए जा रहे हैं, पीएम मोदी को मार देने की धमकी दे रहे हैं। क्या ये लोग कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में घुसे हुए वो लोग हैं जो आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं? क्योंकि आप कैसे बाइफरकेट कीजिएगा कि ये छात्र है, ये हाईजैकर है? और इन्हीं हाईजैकर्स ने क्या गजब गदर मचाया हुआ है, आज आपको दिखाऊंगा एक एक तस्वीर। क्योंकि सवाल तो यह है कि मारती पीटती और खून के प्यासे बने इन लोगों को आखिर आंदोलन में घुसाया किसने? यह सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। क्या आप एक प्रोटेस्टर दिखा सकते हो जिसके हाथ में पत्थर था? और जो 20 जुलाई को भीड़ थी वो जो ट्रेलर था, वो ट्रेलर था। वो लोग जो कर रहा है ठीक कर रहा है। अगर उनको डर है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन हो जाए तो इससे कोई न्यूट्रल प्लेस जंतर मंदिर के आसपास में हम लोग मिल सकते हैं। छात्रों का मुद्दा, छात्रों का इमोशन, उस पे खड़ा हुआ एक आंदोलन, और उस आंदोलन को भी कैसे हाईजैक किया जा रहा है, कैसे इसमें कुछ ऐसे लोग घुस गए या जानबूझकर घुसाए गए हैं जो हुड़दंग मचा रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जो वहां जवानों को उकसा रहे हैं, जवानों को टारगेट कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो एक गंभीर मुद्दे पर प्रोटेस्ट को खराब कर रहे हैं। आप देखिए कि कल कैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस इलाके में फिर से हिंसा भड़क गई। उग्र भीड़ ने पूरा हुड़दंग मचा दिया। आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को टारगेट किया, उन पर तलवार तक से हमला किया। आरएएफ के जवान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, ऐसा लग रहा था कि अभी लिंच कर देंगे, मार देंगे। आप तस्वीर देखिए जरा। ये क्या कर रहे हैं? ओए, ये कहां से आ गए? आप वीडियोस देखते जाइए। भीड़ बेकाबू हो गई तो आरएएफ के जवान को भीड़ को खदेड़ना पड़ा। इसी दौरान एक जवान भीड़ के हत्थे चढ़ गया। उसे बचाने के लिए जब दूसरा जवान आगे आया तो उस पर भी भीड़ टूट पड़ी। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि आरएएफ जवान पर हमला करने के लिए तलवार का भी इस्तेमाल करने का प्रयास हुआ। देखिए, तलवार लेके उसको दौड़ाया गया। ये तलवार लेके कौन छात्र चलता है भाई? ये वीडियो उन लोगों को देखना चाहिए जो ये दावे कर रहे हैं कि एक भी छात्र के हाथ में हथियार दिखा दो, पत्थर दिखा दो, लाठी डंडे दिखा दो। उनको नहीं दिख रहा। ये कहां से आ गए? अगर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वहां कोई छात्र नहीं है जिसके हाथ में पत्थर, लाठी डंडा, हथियार है, तो इसका मतलब आप मान रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये छात्र नहीं है। तो ये कौन आए, कौन है, कहां से आए, कैसे घुसे? आप सोचिए, दिल्ली के सबसे वीआईपी इलाकों में से एक कनॉट प्लेस में ये उड़दंग मचा हुआ। जिस इलाके के पास संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ है, उस जगह पर कल प्रदर्शन कर रही भीड़ में कुछ लोगों ने इस तरह से काम किया। भीड़ ने आरएएफ के जवान को जमीन पर गिरा दिया, उसे लाते मारी। देखिए जरा।
आप सोचिए बॉस, ये कौन से छात्र हैं? हम लोग खुद मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हमने तो कभी नहीं देखा कि हमारे घर में ये सिखाया गया हो कि जाओ मार देना, फाड़ देना, सबको काट देना, आग लगा देना देश में। ये भीड़ इतनी उग्र हो गई थी कि आरएएफ जवान को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रही थी। एक वक्त तो ऐसा आया जब आरएएफ जवान को अपनी जान बचाने के लिए प्रदर्शनकारियों को बंदूक का डर दिखाना पड़ा, तब जाके ये लोग एक सेकंड के लिए रुके। आप सोचिए, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, मान लीजिए भीड़ लिंचिंग करने आएगी और आरएएफ का जवान अपने आप को बचाने के लिए फायर खोल दे, फिर क्या होगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि छात्रों को भी, जेन्युइन छात्रों को भी देखना होगा कि उनके बीच ये कौन लोग घुसे हुए हैं। क्योंकि आपके बीच कौन है, कौन छात्र है, कौन नहीं है, ये कैसे पहचाना जाएगा? आरोप ये लग रहा है कि छात्र आंदोलन में ये सब हो रहा है और दिख रहा है। अब आप सोचिए कि ये बेचारा अपनी जान बचाने के लिए अगर एक गोली चला देता, किसी को लग जाती, फिर क्या गदर कटता कि बाप रे बाप, देखो छात्र को मार दिया। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा था ये तो नहीं दिखाता कोई। आरएएफ के जवान को लिंच करने पर आ गए थे ये लोग, पीट पीट कर मार डालने वाले थे, क्योंकि एक साथ कई लोगों ने उसे घेर लिया, लात घूंसे मारे। और यह तस्वीर कल रात 9 बजे की। इस मामले में आरएएफ जवान की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इन हुड़दंगियों को देखकर ही यह सवाल उठ रहे हैं कि कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन में ये कौन लोग हैं जो हाईजैक कर रहे हैं और हाईजैकर्स हैं, क्योंकि किसी भी एंगल से ये जेन्युइन छात्र तो नहीं लग रहे बॉस। तो फिर ये गुंडे हैं कौन? इन्हें भेजा किसने, जो मरने मारने पर उतारू हैं? क्या ये लोग यही चाहते हैं कि इस प्रदर्शन में किसी की जान चली जाए, हिंसा भड़क जाए, कुछ तो ऐसा हो जिसको लेकर हंगामा और बढ़े? आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, कल रात को दिल्ली के कनॉट प्लेस में कैसा बवाल मचा। आप शॉक्ड रह जाएंगे। आरोप है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने आई भीड़ में ही कुछ लोगों ने बवाल काटा। ये लोग पुलिस बैरिकेड्स को गिराने लगे, उन्हें सड़क से हटाने लगे। इस वीडियो को बनाने वाले का दावा है कि इस भीड़ ने पुलिस वालों को यहां से मार मारकर भगा दिया है और यहां नेपाल बनाने वाले थे। सुनिए आवाज आप। ये सिटी में देख सकते हो आप लोग किस तरीके से क्या हो रहा है। पूरी पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में। अब आप ये बताइए कि कल तो कोई मार्च नहीं हो रहा था, कल तो पुलिस ने कोई लाठी डंडे नहीं चलाए, फिर ये कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं? एक और वीडियो देखिए जिसे बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने जारी किया। इस वीडियो में दावा है कि 20 जुलाई को पुलिस को टारगेट किया था और आज पुलिस वालों को टारगेट किया जा रहा है, पुलिस वालों को भगाया जा रहा है। वीडियो बनाने वाले का दावा है कि उन लोगों ने कई दिल्ली वालों को मार मार कर यहां से भगा दिया। सोचिए, कल तक कॉकरोच पार्टी से लेकर इंडी वाले यही आरोप लगा रहे थे कि सरकार ने मासूम बच्चों को टारगेट किया, निहत्थे छात्रों पर बर्बरता हो। लेकिन इसी प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग तो दिल्ली पुलिस को मार मारकर भगाने की बात कर रहे हैं, उनसे बदला लेने की बात कर रहे हैं। तो क्या बात 20 जुलाई का बदला लेने पर आ गई है? क्या पुलिस वालों पर आगे और हमले करने की साजिश हो रही है क्या? देखिए जरा एक बार वीडियो। पुलिस वालों ने हम पे लाठी चार्ज की, आज हम पुलिस वाले को चार्ज कर रहे हैं और ये देखो पुलिस वाले सब वैन में बैठ बैठ के भाग रहे हैं यहाँ से, और कई वैन यहाँ से भगा दिए मार मार के सबने। इस सीपी का मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ये सब बवाल तब हो रहा है जब आरएएफ के जवान लगातार भीड़ से शांति बनाए रखने की अपील कर रही थी भीड़ से कि आप ये सब मत करो। सुनिए एक बार। पत्थर और गोल से मारना छोड़ दे। आपको बार बार चेतावनी दी जा रही है, शांति व्यवस्था को खराब ना करें। आपको बार बार चेतावनी दी जा रही है, आप कानून को अपने हाथ में ना लें। आपको बार बार चेतावनी दी जा रही है। इधर आरएएफ जवान और पुलिस को टारगेट किया जा रहा है, उधर जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन को कवर करने वाले रिपोर्टर्स को भी भीड़ टारगेट कर रही है। लगातार ऐसे वीडियो आ रहे हैं, हर दिन किसी रिपोर्टर को धकेला जा रहा है, हूट किया जा रहा है, बदसलूकी हो रही है। कल मैंने आपको दिखाया था कि महिला रिपोर्टर्स तक को नहीं छोड़ा जा रहा। आज एक और रिपोर्टर के साथ मारपीट हो गई। भाई ऐसी हालत कर दी गई कि उसको तो मार ही देते ये लोग, अनहोनी हो जाती। देव कोटक नाम के पत्रकार को भीड़ ने घेर लिया, उसे मुक्के मारे, लात मारी, पानी की बोतल उस पर फेंक दी, उसका चश्मा छीन लिया, मोबाइल घड़ी छीन ली।
ये कौन सा प्रदर्शन छात्रों का है भाई? ये आप देखिए, ये कौन से छात्र हैं? उसकी शर्ट फाड़ दी, बदहवास हालत में भीड़ से बच के निकला वो। आप उसकी हालत देखिए क्या कर दी है भीड़ ने। ये लिंचिंग कर रही है भीड़ पत्रकार की। आप सुनिए, भीड़ में ही मौजूद कुछ लोगों ने हालांकि उसको बचाया। देखिए वहां क्या हुआ था। देव कोटक। सौरभ दास इंटरव्यू लेने गए थे। नहीं, सौरभ ने मुझे बोला है। हाँ। मेरा फोन का है। हाँ। मेरा फोन का है। मिल जाएगा फोन मिल जाएगा, चिंता मत करिए। हम इसकी जान बचा के लाए बड़ी मुश्किल से। हाँ। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। देखिए, मीडिया के लिए लोगों में आक्रोश है। हाँ, बिल्कुल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ नौजवान थे जिन्होंने गलत किया और हमने इसको बचा के। मीडिया को लेकर लोगों में कोई आक्रोश नहीं है बॉस। वहां जो हाईजैकर्स घुसे हुए हैं उनमें आक्रोश है, क्योंकि उनको यह लगता है कि जब वो इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से एक चुनी हुई सरकार को नहीं गिरा पा रहे, नहीं हटा पा रहे, तो मीडिया को टारगेट कर। और यह तरीका आपका मीडिया को टारगेट करने का कि मार ही दो इनको, और फिर आप चाहते हैं कि मीडिया आपको कवर भी करे, आपके मुद्दे को भी उठाए। इस पत्रकार को बचाने वाले खुद मान रहे हैं कि यह गलत है। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने गलत किया। सवाल यह है कि ये लोग कौन है जो इस प्रदर्शन में घुसकर ये सब कर रहे हैं, और फिर ऐसे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है कि भाई देखो ये सब तो हो रहा है इस देश में मीडिया के साथ। यानी और लोगों को भड़काने के लिए ये सब हो रहा है, और ये सुनियोजित तरीके से हो रहा है। ये हमला उस पत्रकार पर तब हुआ जब उन्हें कॉकरोच पार्टी की तरफ से ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। सुनिए इस घटना को लेकर पत्रकार ने क्या बताया। क्या हुआ आपके साथ? मतलब मेरी आंख नहीं खुल रही है चश्मे के कारण। क्या हुआ था अभी जंतर मंतर पर आपके साथ? सौरभ का इंटरव्यू करने जा रहा था, मुझे वो बुला रहा था, उसका कॉल आया। ये लोग ने गोदी मीडिया हाय हाय चिल्लाना शुरू कर दिया, और एटलीस्ट अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के, लाफे, पानी फेंकना, बॉटल्स फेंकना। उन्होंने मेरा चश्मा भी खींच लिया। मुझे चश्मे के कारण थोड़ा अभी दिख नहीं रहा है। मैंने बताया उनको कि चश्मे की ना नहीं दिख रहा है, मत मारो मुंह पे, मत मारो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ किया ही नहीं है, निकल ही जा रहा हूँ। तो उतनी देर में वो लोग ने धक्का आके गिरा दिया, और फिर लात तब भी मारने लग गए। मोबाइल वगैरह भी आपका स्नैच कर लिया? मोबाइल, घड़ी, चश्मा सब चीज लिया। आप सोचिए ये सब चल रहा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो जेन्युइन छात्र हैं, जो जंतर मंतर पर शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, आप खुद सोचिए कि आपके नाम पर ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है। क्या आप अपने घर पर फोन करके बता सकते हैं अपने परिवार वालों को कि देखो मेरे प्रदर्शन में एक आदमी की लिंचिंग होते होते जो है वो बची है? आपके घर वाले खुश होंगे क्या? और जिस देश में आग लगाने का प्रयास हो रहा है, वो छात्र ये भी सोचें, जेन्युइन छात्र, कि आपके मां बाप, उनके मां बाप ने मिलकर इस देश को यहां तक लाकर खड़ा किया है बॉस। आप एक इस्तीफे के लिए, एक मुद्दे के लिए उस देश में आग लगाने देंगे लोगों को? अपने मां बाप को आप बता पाएंगे गर्व से कि देखिए आपने जिस तरीके से इस देश को बनाया इतने सालों में, आजादी के बाद, हम फूका है उसको क्योंकि हमें एक आदमी पसंद नहीं है? कह पाएंगे आप? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये। आपके पास अधिकार है, आपको नहीं पसंद आ रही है सरकार, बदल दीजिए, हटा दीजिए, गिरा दीजिए जब चुनाव आए। किसने रोका है? लेकिन आरएएफ वालों को भीड़ मार दे, पत्रकारों को भीड़ जो है वो लिंच कर दे, ये हमारा देश है क्या? एक बार सोचिए बॉस कि क्या हो रहा है ये। आपको नई पत्रकार पसंद है, उनसे मत बात कीजिए। आपको चैनल नहीं पसंद है, मत देखिए। आंख फोड़ के कोई घुसा के दिखा देगा क्या? लेकिन मार देंगे क्या लोगों को? क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि आप जिस तरह से चाहते हैं कि वो बोले वो नहीं बोल रहा, या आप जो गलत कर रहे हैं वो दिखा रहा है तो नहीं दिखाए। एक तरफ ये प्रदर्शनकारी हैं जो दिल्ली के हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में बवाल मचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जंतर मंतर पर ऐसे लोग भी हैं जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि क्या चल रहा है। आप एक लड़की को सुनिए, वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की बातें कर रही है। क्या लगता है कि इस्तीफा मिलेगा, रेजिग्नेशन देंगे धर्मेंद्र प्रधान या नहीं?
ऑनेस्टली जब तक मोदी है मुझे तो नहीं लगता तब तक मिलेगा। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। मतलब आप प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसी बात बोल रहे हो, मोदी को गोली मार, कुछ हुआ भी है? नहीं आप जो बोल रहे हो आपको उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है। तो मैं तो ले लूंगी, वो लेते हैं। आप सोचिए ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या चल क्या रहा है? ये लड़की कह रही है कि मैं तो पीएम मोदी को गोली मार दूंगी। भाई तुम्हारे पास अधिकार है वोट डालने का, गोली मारने का नहीं है। ये लोकतंत्र है। इनका कौन ब्रेन वॉश कर रहा है भाई? एक तरफ जवानों को के खिलाफ उकसाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ मीडिया को टारगेट किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, तीसरी तरफ नरेंद्र मोदी इनके निशाने पर हैं। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक और अभद्र बातें हो रही हैं। आप ये वीडियो देखिए जिसमें पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक प्रदर्शन किया जा रहा है। सवाल है कि ये कौन लोग हैं जो छात्रों के गंभीर मुद्दे पर इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? आप देखिए वहां समोसा खिला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी की 13वीं का खाना है, खाओ तुम लोग। तो गाइस आप देख सकते हो ये मोदी की 13वीं का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, समोसा खा सकते हैं। प्लीज एंजॉय दिस मोदी की 13वीं का खाना जो है, ईट इट। तो गाइस आप देख सकते हो ये मोदी की 13वीं का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई जानबूझकर जंतर मंतर पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश में, क्योंकि आप देखें कि आज शाम को भी जंतर मंतर पर तैनात एक एसीपी अधिकारी घायल हो गए। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव में उन्हें चोट आई है, उनके माथे पर चोट लगी है। आप सोचिए आज तो कोई भी मार्च भी नहीं हो रहा, ना पुलिस ने कोई रास्ता रोका हुआ है, फिर भी पुलिस को टारगेट करने की घटनाएं हो रही हैं। यानी जेन्युइन छात्रों की आड़ में कुछ लोग वहां अपना पॉलिटिकल एजेंडा या पर्सनल एजेंडा चला रहे हैं। उनकी जो नफरत है इस देश की चुनी हुई सरकार को लेकर, वो नफरत दिख रही है इसमें। और ये सब आपको दिखा रहा हूं। इन सब के बीच जंतर मंतर पर फिर से बवाल हुआ। पुलिस का कहना है कि उग्र प्रोटेस्टर ने पुलिस पार्टी पर आरएएफ पर पत्थर फेंके हैं, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक जंतर मंतर पर जमा भीड़ कुछ दूर आगे चल के टॉलस्टॉय रोड पर आ गई। यहीं पर पुलिस पर पथराव किया, बोतलों से हमला किया। पुलिस और आरएएफ की टीम ने हालात को काबू किया है। फिलहाल हालत कंट्रोल में। ये अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीर दिखा रहा हूं, क्या बवाल हुआ देखिए जरा। अब उसमें इतना गाली गलौज ये लोग दे के पुलिस को मार रहे हैं कि वो आपको सुना नहीं सकता। ये हो रहा है वहां पर। यही सब चीजें नरेंद्र मोदी सरकार के सामने बड़ा चैलेंज है बॉस, क्योंकि कॉकरोच पार्टी से तो सरकार बात कर रही है, छात्रों के मुद्दे को सुनने को तैयार है, लेकिन जंतर मंतर पर छात्रों के बीच जो ये लोग घुस गए हैं, जिन्होंने इसे हाईजैक कर लिया है, उनको कैसे हैंडल कीजिएगा? कैसे पहचान के अलग अलग करके ये छात्र है, इस पर एक्शन नहीं होना है, ये हाईजैकर है, इसको मारना है, या इस पर एक्शन होना है, ये कैसे तय कीजिएगा? इस भीड़ में शामिल हुड़दंगी इसी साजिश के साथ आए हैं कि यह आंदोलन हिंसक हो जाए, किसी की जान चली जाए, बवाल मच जाए, पूरे देश में आग लग जाए। आप सोचिए कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन में क्या क्या हो रहा है। आरएएफ जवान, दिल्ली पुलिस, मीडिया, ये तो टारगेट हुए। सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ी। संसद सत्र चल रहा है, 20 जुलाई को प्रदर्शनकारी संसद तक पहुंच गए थे, इसलिए आज सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े। एंट्री एग्जिट दोनों बंद करनी पड़ी। इन 16 मेट्रो स्टेशन में ज्यादातर मेट्रो स्टेशन जंतर मंतर और उसके इलाके के आसपास के थे। इन मेट्रो स्टेशन को हालांकि शाम में खोल दिया गया। इधर दिल्ली में सुरक्षा को टाइट करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल को भी बुलाया जा रहा है। दिल्ली में सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती की जा रही है। एक सीआरपीएफ की कंपनी में करीब 100 जवान होते हैं, यानी करीब 2000 सीआरपीएफ जवान अब दिल्ली में तैनात होने वाले हैं। सीआरपीएफ की इन टुकड़ियों को बंगाल से एयरलिफ्ट करके दिल्ली में तैनात किया जा रहा है। इन कंपनियों को बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तैनात किया गया था। वहां पर दावा है कि संसद सत्र और प्रदर्शन को देखते हुए पहले से करीब 30 सीआरपीएफ की कंपनियां और स्पेशलाइज्ड एंटी राइट्स यूनिट रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। यानी सुरक्षा व्यवस्था अब और कड़ी होने वाली है। सीआरपीएफ के अतिरिक्त जवानों की तैनाती इस बात का संकेत है कि सुरक्षा एजेंसीज को किसी अनहोनी की आशंका है। हो सकता है इंटेलिजेंस एजेंसीज को कुछ इनपुट मिला हो। और इसीलिए मैं छात्रों से भी अपील करूंगा कि बॉस आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। ये जो हुड़दंगी है ना, कहीं आपके साथ भी कुछ गलत करने का प्रयास ना करें।
हो सकता है कि जिस तरह जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ रही है उसे देखकर सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है, क्योंकि उस भीड़ में कौन स्टूडेंट है कौन हुड़दंगी है तो पता नहीं चल सकता। दूसरी तरफ जंतर मंतर में इस तरह की बातें हो रही हैं कि 20 जुलाई तो ट्रेलर था, दीप के पूरे देश में आंदोलन करने की बातें कर रहे हैं। सुनिए एक बार। हमें अपना प्रोटेस्ट जारी रखना है, हम पीछे नहीं हटेंगे, और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम बहुत जल्द एक बहुत बड़ा कॉल देंगे। और जो 20 जुलाई को भीड़ थी वो तो ट्रेलर था, वो ट्रेलर था। बीस जुलाई को जो भीड़ आई थी वो ट्रेलर था। सरकार से रिक्वेस्ट है, बात मान लीजिए। अगर आप बात नहीं मानोगे तो पूरे देश में आंदोलन होगा, सिर्फ दिल्ली में नहीं होगा, पूरे देश भर आंदोलन होगा। एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि यही कॉकरोच पार्टी 20 दिन से अनशन पर बैठी रही, भीड़ नहीं आ रही थी। इनके खुद के बयान थे कि भीड़ नहीं आ रही है। अचानक 20 तारीख को, 20 दिन पहले या 20 दिन में जो भीड़ नहीं आई थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ कैसे आ गई? इधर संसद सत्र के लिए नेता पहुंचे, साथ में इतनी भीड़ भी आ गई। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि छात्र जेन्युइन जो हैं, उसके अलावा यह भीड़ कहां से आई है, किससे कनेक्टेड है? अभिजीत दीप के बड़े आंदोलन की अब बात कर रहे हैं। उधर आज किसान नेता राकेश टिकैत फिर जंतर मंतर पहुंच गए। कॉकरोच पार्टी ने राकेश टिकैत को ऐसे ही पेश किया कि वो नेता मंच पर हैं जो 3 कृषि कानून पर मोदी सरकार को झुका चुके हैं। राकेश टिकैत के मंच पर मौजूद रहते हुए अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान किया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन रुकेगा नहीं, चाहे 6 महीने क्यों ना लग जाएं। यानी अब ये लोग किसान आंदोलन की तरह इस प्रदर्शन को लंबा खींचने वाले हैं। राकेश टिकैत के साथ अपना वीडियो शेयर करते हुए अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर किसान आंदोलन 1 साल चल सकता है और जीत होती है तो हम भी जीत तक नहीं रुकेंगे। सुनिए। फिर से एक बार कहना चाहता हूं आप लोगों से, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। 1 महीने तक बैठे, चाहे और 6 महीने लग जाए, यही बैठे रहेंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा। ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं देते। इधर जंतर मंतर पर मीडिया कर्मियों को टारगेट किया जा रहा है, उधर इंडी वाले इस आग में और घी डाल रहे हैं। जो टीएमसी बंगाल में यह हल्ला काट रही थी कि उन्हें अंडे पड़ रहे हैं, टमाटर पड़ रहे हैं, जनता उन्हें भगा भगा कर पीट रही है, वही टीएमसी वाले जंतर मंतर पर निर्दोष मीडिया कर्मियों पर टारगेट करने वाले, उन पर हमला करने वाले को सही बता रही है। आप सोचिए इन लोगों की सोच का लेवल। टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, वो कह रहे हैं मीडिया के साथ जो प्रदर्शनकारी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। सुनिए एक बार इनको। हमारा एक रिपोर्टर था, उसको रॉब किया, असॉल्ट किया। आप क्यों किया उधर अंदर में? तो नहीं आपको नहीं उनका, वो लोग जानते हैं जो आप लोग गोदी मीडिया का आदमी है। नहीं, वो लोग जानते हैं आप लोग गोदी मीडिया का, आप गोदी मीडिया का आदमी है। असॉल्ट किया जाएगा, आप जस्टिफाई करें। वो लोग जो कर रहा है ठीक कर रहा है। ये इनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, क्योंकि इनके हाथ से बंगाल निकल गया, इनके हाथ से पार्टी निकलती जा रही है, इनके हाथ से विधायक सांसद निकल गए। तो किस पे फ्रस्ट्रेशन निकालें? वहां तो पब्लिक अंडे मार रही है, तो मीडिया पे निकाल दो। मीडिया तो सिंपल है ना, जिसको मौका मिले मीडिया पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दो। और इन पर मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा, जो टीएमसी बंगाल में अपनी पिछली जीत के बाद सरेआम हुई पोस्ट पोल वायलेंस के लिए जिम्मेदारी न लेती हो, उसके राज में जिस तरह से लोग जो है उनके साथ रेप हुआ, मारा पीटी हुई, हिंसा हुई बंगाल के अंदर, और वो लोग उसको कुछ गलत नहीं मानते थे, तो इसको क्या गलत मानेंगे? इनकी सोच में बॉस मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि ये ऐसा बोल रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान किसी छात्र के हाथ में कोई पत्थर, कोई डंडा या कोई हथियार ही नहीं था। इसका मतलब यह कि इन लोगों ने मान लिया है कि जो लोग पुलिस पर पत्थर चला रहे थे वो कोई और थे, जो मारपीट कर रहे थे वो कोई और थे, यानी बाहर से लोग घुसे हैं छात्रों के बीच। सुनिए केजरीवाल। कल सीपी में आपने जिक्र किया, सीपी में भी कुछ प्रोटेस्टर्स पहुंचे, उसमें आरएएफ के लोगों को वहां पर मारा पीटा गया, उसमें एफआईआर दर्ज हुई है। जो ये हिंसा हो रही है, जो आप तो जिक्र कर ही रहे हैं कि पुलिस ने वो लाठियां बरसाई, लेकिन प्रोटेस्टर्स की तरफ से भी हिंसा की जा रही है। क्या आप मेरे को एक प्रोटेस्टर दिखा सकते हो जिसके हाथ में बंदूक थी? क्या आप एक प्रोटेस्टर दिखा सकते हो जिसके हाथ में डंडा था? क्या आप एक प्रोटेस्टर दिखा सकते हो जिसके हाथ में पत्थर था या कोई आर्म्स थे? ऐसे निहत्थे अच्छे अच्छे घरों के बच्चों के ऊपर, निहत्थे बच्चों के ऊपर डंडे बरसाना, टीयर गैस के छोड़ना, सर फोड़ना उनके,
ये कौन सी जिम्मेदार सरकार है यार, ये तो आतंकी हैं। तो अरविंद केजरीवाल को शायद दिख नहीं रहा जो वहां हो रहा है, और अगर दिख रहा है तो वो खुद ही इसका मतलब मानते हैं कि जेन्युइन छात्र ये सब नहीं कर रहे, वहां लोग घुस गए हैं जो ये सब कर रहे हैं। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारा स्पेशल सेगमेंट ऐसा क्यों बॉस, जिसमें आज का सवाल कि महादेव का एक अनोखा मंदिर जिसमें दिन में दो बार समुद्र में डूब जाता है, ऐसा क्यों बॉस, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बार बार नई नई शर्तें रख दी जा रही हैं। अच्छा, ये ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट ऐसा क्यों बॉस। भारत में हजारों ऐसे अद्भुत मंदिर हैं जिनका इतिहास हैरान कर देता है। हर मंदिर का अपना पौराणिक महत्व भी है। ऐसे ही भगवान शंकर का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जो दिन में 2 बार समुद्र में डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है, जिसके बारे में बताता हूं। भगवान महादेव का यह अनोखा मंदिर स्तंभेश्वर मंदिर है जो गुजरात के भरूच में अरब सागर और खंबात की खाड़ी के बीच है। इस मंदिर में भगवान शंकर का करीब 4 फीट ऊंचा शिवलिंग भी है। महादेव का यह मंदिर दिन में 2 बार समुद्र के पानी में पूरा डूब जाता है। इसके पीछे की वजह समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा को बताया गया है। जब ज्वार यानी हाई टाइड आता है तो मंदिर पानी में डूब जाता है। जब पानी का स्तर नीचे आता है तो मंदिर फिर दिखने लगता है। पानी कम होते समय ऐसा लगता है जैसे खुद भगवान शिव समुद्र से बाहर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि समुद्र भगवान शिव का अभिषेक करने आता है। स्तंभेश्वर मंदिर के निर्माण का जिक्र स्कंद पुराण में भी आता है, जिसके अनुसार भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने ताड़कासुर राक्षस का वध किया था और ताड़कासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। ताड़कासुर के वध के बाद कार्तिकेय को एक भक्त के वध का अपराध बोध हुआ। भगवान विष्णु के सुझाव पर प्रायश्चित के लिए कार्तिकेय ने यहां शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी शिवलिंग को स्तंभेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। स्तंभेश्वर मंदिर को संगम गुप्त तीर्थ भी कहते हैं। समुद्र में मंदिर के शिवलिंग के डूबने यानी अभिषेक को देखने के लिए हजारों भक्त यहां आते हैं। आज के